दोस्तों एक ज़रूरी सूचना है आपके लिए। शाम को रोज़ 8 बजे लगभग 1 या 1.5 घंटे की मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। फ़िलहाल अलजबरा वहाँ पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है। हमारी बेस्ट फैकल्टी MT यादव सर के द्वारा जो है क्लासेस चल रही हैं, तो मिस मत कीजिए, ज़रूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे फोल्डर का लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 87 होगा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूनल्स। एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। ट्रिब्यूनल्स हिंदी में कहते हैं अधिकरण या न्यायाधिकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ईजी है, ठीक है। संविधान का भाग 14 आपने पढ़ लिया है। संविधान के भाग 14A में अधिकरण की बात की गई है, या न्यायाधिकरण या बोला जाए ट्रिब्यूनल्स। इसमें केवल 2 ही आर्टिकल जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 323A है और आर्टिकल 323B है। देखिए 14A है, इसका मतलब मूल संविधान में ये था नहीं, बाद में जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया है, पहला प्रश्न तो यही उठता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें इस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। उनमें से एक ट्रिब्यूनल्स भी था, अधिकरण या न्यायाधिकरण भी था। आखिर ट्रिब्यूनल्स होते क्या है दोस्तों? एक प्रकार के इनको ना कोर्ट जैसी शक्तियां दी गई होती हैं। इनको कुछ एक टॉपिक दे दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक पे कोई विवाद उत्पन्न होगा तो आपको सुलझाना पड़ेगा। मान लीजिए टैक्स से संबंधित हमने एक अधिकरण स्थापित कर दिया, तो वो एक कोर्ट की तरह होगा, लेकिन उसमें जो है ऐसे ही मामले आएंगे, ऐसे ही विवाद आएंगे जो टैक्स से संबंधित होगा, ठीक है। तो एक तरीके का इसे हम कोर्ट कह सकते हैं। एग्जैक्टली कोर्ट नहीं कह सकते हैं, इसे हम एक शब्द आता है अर्ध न्यायिक संस्था कह सकते हैं, ठीक है। क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं इसे। अर्ध न्यायिक निकाय क्या होता है? ये एक ऐसा संगठन होता है जिसके पास न्यायालय के समान शक्तियाँ तो होती है, किंतु ये न्यायालय नहीं होता है, ठीक है। तो प्रशासनिक मामलों, कर संबंधी मामलों और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके लिए अधिकरण स्थापित किया गया है। मतलब देखिए, प्रशासनिक मामलों के लिए जो अधिकरण स्थापित किया जाएगा तो उसका काम क्या होगा? वो एक प्रकार का ऐसा निकाय बन जाएगा जो प्रशासनिक मामलों में अगर कोई विवाद उत्पन्न होगा उसे सुलझाएगा। वो तो दिमाग में आपके और आगे पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी? जब हमारे पास कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तो इनकी क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, इनका जो मेन उद्देश्य था ना कि कोर्ट के ऊपर जो भार पड़ा हुआ है उसको कम किया जा सके, ठीक है। अब जैसे प्रशासनिक मामलों, टैक्स से संबंधित मामलों के लिए अलग अलग हमने अधिकरण स्थापित कर दिए हैं, तो कोई भी इनसे जुड़ा हुआ विवाद आएगा तो डायरेक्ट अधिकरण में जाएगा। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, वहाँ जाने की जो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उन पर जो बोझ है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो अधिकरण जो होते हैं या न्यायाधिकरण होते हैं, इनकी खासियत आपको समझ में आ गया होगा। इनको एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि आपको इन्हीं मामलों की सुनवाई आप कर सकते हैं और इसके अलावा आपके पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए थे ना। आर्टिकल 323A ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें हमारे संविधान में लिख दिया गया था कि संसद को अधिकार दिया जाता है कि वो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। तो यहाँ देखिए, प्रशासनिक अधिकरण मतलब एक ऐसा अधिकरण होगा जो प्रशासनिक मामलों में अगर कोई विवाद उत्पन्न होगा उसकी सुनवाई करेगा, ठीक है। इस प्रशासनिक अधिकरण का काम क्या होगा? केंद्र और राज्य की लोक सेवाएं और जो अन्य सरकारी नौकरियां में लगे हुए व्यक्ति हैं, अर्थात जो प्रशासनिक जो व्यक्ति हैं, उनका कोई भी विवाद हो, चाहे नौकरी से संबंधित कोई विवाद हो, भर्ती से संबंधित कोई विवाद हो, सैलरी से संबंधित कोई विवाद हो और प्रमोशन से संबंधित कोई विवाद हो, तो वो उनके लिए बार बार उन्हें कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो जो है अधिकरण में जाएंगे, उनका सारा जो विवाद है वो वहीं पे सॉल्व होकर दिया जाएगा। इससे होगा क्या? कम खर्च में उन्हें और आसानी से जो है एक न्याय मिल जाएगा। उन्हें बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर। तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करने का उद्देश्य जो है संसद को अधिकार दिया गया था। ये किस आर्टिकल के माध्यम से? आर्टिकल 323A के माध्यम से। अब संसद ने इस अधिकार जो दिया गया था संसद को, इसका जो है अधिकार का प्रयोग 1985 में किया। 1985 में एक कानून स्थापित किया।
तो उस कानून का नाम है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। देखिए 1976 में ही जो आर्टिकल जोड़ दिया गया था, लेकिन संसद ने अपने अधिकार का प्रयोग कब किया? 1985 में अपने अधिकार का प्रयोग किया और 3 प्रकार के प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए। पहला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसे कैट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जिसे सैट के नाम से भी जानते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और तीसरा संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आप नाम से ही पता लग गया होगा आपको कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, उनका कोई विवाद उत्पन्न होगा तो वो कहाँ जाएंगे? कैट में जाएंगे। ठीक है, केंद्र प्रशासनिक अधिकरण में अपने मामले को लेकर जाएंगे, अपने विवाद को लेकर जाएंगे, वो ये सुझाव देगा। और ऐसे ही राज्य सरकार के अधीन जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो प्रशासनिक सेवा में लगे हुए व्यक्ति हैं, वो सैट में जाएंगे। और इसी प्रकार संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण भी होता है। 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अपने लिए एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण भी गठित कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैट के बारे में। कैट के बारे में समझते हैं, आखिर संसद ने जो कानून बनाकर कैट स्थापित किया है केंद्र के लिए, जिसका नाम है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ये है क्या? इसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है? तो सबसे पहली बात यह है कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 में हुई थी। ठीक है, और दूसरा, इसका जो मुख्य खंडपीठ है, जो मेन ब्रांच है, वो दिल्ली में। इसके अलावा 16 अन्य ब्रांच हैं, वो अलग अलग शहरों में हैं। ठीक, अब कार्य क्या होता है? कार्य आपको समझ में आ गया। कैट का कार्य क्या है कि ये उनके मामलों को सुलझाएगा जो केंद्र के अधीन काम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी या जो प्रशासनिक कर्मचारी जो हैं केंद्र के अधीन काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय लोक सेवक हों, चाहे केंद्र के अधीन और भी काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका विवाद, कोई भी विवाद हो उनका, मगर नौकरी संबंधित या प्रमोशन से संबंधित या उनकी नौकरियों की सेवा शर्तों संबंधित, सैलरी संबंधित कोई भी विवाद, किसी भी प्रकार का विवाद हो, वो अपना जो विवाद है कैट में लेकर जा सकते हैं और ये सुलझा दिया करेगा। ठीक है, अब कैट के अंदर एक अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य होते हैं। कैट के अंदर एक तो अध्यक्ष होते हैं और बाकी अन्य सदस्य होते हैं। पहले शुरुआत में उपाध्यक्ष का भी कंसेप्ट लाया गया था, लेकिन अब हटा दिया गया है। अब केवल अध्यक्ष है और अन्य सदस्य हैं। अन्य सदस्य टोटल कितने हैं? 65 सदस्य हैं। वर्तमान में 65 सदस्य हैं। तो 65 प्लस एक अध्यक्ष एक, तो 66 टोटल मेंबर इसमें हैं। ठीक है, अब जो 65 टोटल सदस्य हैं, ये आधे सदस्य होते हैं प्रशासनिक संस्थान से होते हैं और आधे जो होते हैं न्यायिक संस्थाओं से होते हैं। मतलब आधे ऐसे होते हैं जो न्यायिक संस्थान से, मतलब कहने का भाव ये है कानून के अच्छे जानकार हों, जैसे जो रिटायर्ड जज होते हैं और भी जो विधिक अधिकारी होते हैं, वो ये होते हैं न्यायिक क्षेत्र से। और बाकी जैसे कोई प्रशासनिक सेवा में लगे हुए व्यक्ति हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको भी जो है नियुक्त किया जाता है। तो आधे व्यक्ति ये होते हैं और आधे न्यायिक क्षेत्र से होते हैं। और जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो आम तौर पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, उन्हीं को चुना जाता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 65 प्लस 1 है, तो 65 में से टोटल 33 जो सदस्य हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? वो प्रशासनिक सेवा से बिलोंग करेंगे। मतलब जो IAS अधिकारी होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, जो PCS अधिकारी होते हैं स्टेट के, उन्हीं को चुना जाता है 33 सदस्य में। और बाकी जो 32 सदस्य हैं वो कौन से हैं? वो न्यायिक क्षेत्र से हैं। और प्लस 1 जो मेन अध्यक्ष हैं, वो भी तो न्यायिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो भी तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश है। तो वो भी हम कह सकते हैं वो भी क्या हैं? न्यायिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 33 जो है प्रशासनिक सेवा से बिलोंग करते हैं और बाकी जो टोटल 33 है, जिसमें अध्यक्ष भी इंक्लूड हैं, ये जो हैं न्यायिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कार्यकाल की बात आती है तो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। अध्यक्ष का जो कार्यकाल है या तो 5 वर्ष रहेगा या तो
65 वर्ष की आयु तक रहेगा। जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा वही माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अध्यक्ष की नियुक्ति 55 वर्ष की आयु में होती है। जब वो अध्यक्ष बनते हैं तब उनकी उम्र 55 वर्ष थी, तो उनका जो कार्यकाल होगा 60 वर्ष तक ही रहेगा। तब 65 वर्ष तक नहीं जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष यहाँ पे पहले कंप्लीट हो गए हैं। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 63 वर्ष की आयु में ये अध्यक्ष बनते हैं, तो केवल 2 ही साल बाद 65 वर्ष की आयु में इन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 65 वर्ष की आयु तक या 5 वर्ष की आयु, जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा। ये तो अध्यक्ष की बात थी। अब इसके अलावा सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है। यहाँ पे जो 62 वर्ष की आयु है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन एक नोट लिख लीजिएगा कि जो न्यायिक सदस्य होते हैं, जो 33, जो टोटल सदस्य कितने हैं, टोटल अध्यक्ष को मिला के 66 हैं, और जो 33 हैं जिसमें अध्यक्ष भी इंक्लूड हैं, इनकी नियुक्ति जब राष्ट्रपति करते हैं तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे आवश्यक परामर्श लेना जरूरी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय और बाकी जो 32 अन्य ऐसे सदस्य जो न्यायिक सेवा से बिलोंग कर रहे हैं, जो न्यायिक क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, जबकि जो 33 सदस्य, अन्य 33 सदस्य हैं जो प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित हैं, प्रशासनिक फील्ड से संबंधित हैं, उनकी नियुक्ति ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पद से हटाने की प्रक्रिया अर्थात अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? इनको कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। जैसे ये अब सक्षम नहीं रह गए हैं, मानसिक या किसी भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं रह गए हैं, या कदाचार के आधार पर इन्होंने कोई करप्शन कर लिया है, तो उस आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने से पहले जो भी इन पर आरोप लगे होंगे उसकी जांच करवाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बाद ही हटाया जा सकता है इनको। अब कैट से संबंधित, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित एक केस है, चंद्र कुमार बनाम भारत संघ केस 1997। इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की जा सकती है। मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। देखिए, जब 1985 में संसद ने ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया था ना, तो केंद्र ने ये कहा था कि कैट में अगर किसी का मामला चल रहा है और कैट से वो हार गया है, कैट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो हाई कोर्ट में वो नहीं जा सकता, डायरेक्ट उसको सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कहने का भाव ये है कि संसद ने जब कैट स्थापित किया था तो ये कहा था कि अगर किसी अधिकारी का मामला कैट में चल रहा है और वो कैट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो इसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट में नहीं कर सकता, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन 1997 में जब चंद्र कुमार बनाम भारत संघ केस की सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद के द्वारा जो बनाया गया नियम था उसको अवैध घोषित कर दिया और बोला नहीं, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की जा सकती है। जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट जाना, पहले हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है, ये अधिकार है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। अब राज्य प्रशासनिक अधिकरण, राज्य सरकार की विशेष मांग पर ही प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 केंद्र को राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए, समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं कि सभी राज्यों के लिए एक एक राज्य प्रशासनिक अधिकरण होगा, नहीं। राज्य अगर विशेष मांग करेगा तभी केंद्र जो है उसके लिए एक राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकता है। ऐसा 1985 में जो कानून बनाया था उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक केवल 9 राज्यों ने ऐसी मांग की है और 9 राज्यों के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित किया गया है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल, ये 9 राज्य हैं जिनके लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित किया गया है। इसमें अध्यक्ष और सदस्य वैसे ही होते हैं,
और इनकी जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है राज्य के राज्यपाल की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इतनी बातें ही आपको बस इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ही किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर अनुरोध करते हैं तब केंद्र उनके लिए एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकती है। इसमें भी अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल 323A के बाद अब आर्टिकल 323B देखेंगे। आर्टिकल 323A में सोचिए, एक बार रिवाइंड कीजिए क्या कहा गया था। आर्टिकल 323A में संसद को केवल अधिकार दिया गया था कि वो प्रशासनिक अधिकरण स्थापित कर सकता है। किसके लिए? राज्य और केंद्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो प्रशासनिक सेवा में लगे हुए हैं उन्हीं के विवादों को सुलझाने के लिए। याद रखिए, केवल प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की बात आर्टिकल 323A में कही गई थी, वो भी संसद को अधिकार दिया गया था। वहीं आर्टिकल 323B संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को अधिकार देता है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार के अधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं वो भी लिखे हुए हैं। जैसे टैक्स से संबंधित मामलों में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनको सुलझाने के लिए अधिकरण स्थापित किया जा सकता है। विदेश मुद्रा आयात और निर्यात जैसे मामलों के लिए अधिकरण स्थापित किया जा सकता है। भूमि सुधार मामलों के लिए अधिकरण स्थापित किया जा सकता है। नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा के लिए अधिकरण स्थापित किया जा सकता है। किराया और किराएदारों के अधिकारों संबंधित मामलों में अधिकरण स्थापित किया जा सकता है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों में जो नदी जल को लेकर जो विवाद उत्पन्न होता है उसके लिए भी अधिकरण स्थापित किया जा सकता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 323B भी, इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को अधिकार दिया गया है अधिकरण स्थापित करने का। तो आर्टिकल 323A क्या है बताइए? 323A में प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने को कहा गया है संसद को केवल। ठीक है, केवल संसद को, और वो भी प्रशासनिक जो अधिकरण स्थापित करने के लिए। और वहीं आर्टिकल 323B में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को अधिकार दिया गया है अन्य अधिकरण स्थापित करने के लिए। अन्य अधिकरण कौन कौन से वो ऑलरेडी आपको बता दिया। प्रशासनिक अधिकरण के अलावा अन्य जो अधिकरण हैं वो स्थापित करने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को दिया गया है आर्टिकल 323B के माध्यम से। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रिब्यूनल्स के बारे में। बहुत इजी था। कोई और डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तो संविधान का जो भाग है 14A बहुत ही आसान है, इसमें जो भी पूछा जाएगा इसी से पूछा जा सकता है। ठीक है।